Assalamu alaikum dear students. I am Aksa Salim, Subject Specialist Physics, TPS in College Sahiwal. Student, today we are going to start a new chapter which is chapter number 3, Motion and Force. और इस चैप्टर में आज हम पहले 3 टॉपिक्स which is Displacement, Velocity and Acceleration को डिस्कस करेंगे. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बातें जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. उसमें नंबर 1 ये कि हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ पे हर चीज़ एक कंटिन्यूअल मोशन में है. हर मैटर एटम से मिलके बनता है और हर एटम एक वाइब्रेटिंग मोड में हर वक्त रहता है, यानी एक स्टेट ऑफ मोशन के अंदर हर वक्त मूव करता है. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी मैटर मौजूद हैं वो सब एक स्टेट ऑफ मोशन में है. जिस तरह यहाँ पे आपको एक डायग्राम में नजर आ रहा है, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, इसके अंदर एटम्स जो हैं वो हर वक्त वाइब्रेटिंग मोड में मौजूद रहते हैं, जो कि मूव करते रहते हैं, जो कि हम कह सकते हैं एक एंडलेस मोशन की फॉर्म में रहते हैं. क्लासिकल मैकेनिक्स में एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसको कहते हैं काइनेमैटिक्स. काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग व्हाट कॉजेज द मोशन. काइनेमैटिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम बॉडी का मूव करना तो डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके कॉजेज को डिस्कस नहीं करते कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये बॉडी मूव कर रही है. यानी उसके अंदर जैसे एक बॉल की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि एक बॉल वर्टिकली उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, ये स्पीड कैसे आई है, इस स्पीड की मदद से हम और क्या चीजें निकाल सकते हैं. हम काइनेमैटिक्स के अंदर ये सब कुछ तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी रीजन क्या है, यानी किस फोर्सेस की वजह से वो एक्ट कर रहा है या किस फोर्स की वजह से वो नीचे आ रहा है या किस फोर्स की वजह से वो बॉल ऊपर जा रहा है, ये काइनेमैटिक्स के अंदर मैटर नहीं करती. काइनेमैटिक्स की इक्वेशंस, जिसको आप इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहती हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए. उसके बाद फोर्स, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है मोशन एंड फोर्स, तो कभी भी कोई चीज स्टेट ऑफ मोशन में तब तक नहीं हो सकती जब तक उस पर फोर्स अप्लाई ना की जाए. तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि फोर्स को डिफाइन कैसे किया जा सकता है. फोर्स क्या है? टू पुश एंड पुल द ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड स्टार्ट मूविंग द ऑब्जेक्ट. ये सब फोर्सेस को ही डिफाइन करती हैं. उसके बाद आज के टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले तो रेस्ट को डिफाइन करेंगे, देन मोशन. उसके बाद डिस्टेंस को डिफाइन करना जरूरी है बिफोर डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, फॉर्मूला, एग्जाम्पल. उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद स्पीड, देन वेलोसिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ऑल्सो सिमिलैरिटीज बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो. उसके बाद वेलोसिटीज कितनी तरह की होती है, फिर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन कितनी तरह की होती है. सबसे पहली बात, रेस्ट और मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई चीज़ किसी एक जगह पे मौजूद है और वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो वो रेस्ट है. यानी अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. रेस्ट को जब भी मेजर किया जाता है तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग किया जाता है. इसी तरह अगर आप बात करें स्टेट ऑफ मोशन की, तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो स्टेट ऑफ मोशन में है. क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. इसको रिलेट कैसे किया जा सकता है? हम कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन एक साथ
कंसीडर हम तब कर सकते हैं जब हम उसको किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस से मेजर करें। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी एक ट्रेन में बैठा हुआ है, जबकि वो आदमी रेस्ट पोजीशन में है विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स। जो ट्रेन के अंदर और पैसेंजर्स मौजूद हैं उनके रेफरेंस से देखा जाए तो वो आदमी रेस्ट पोजीशन में है, बट ही इज इन मोशन रिलेटेड टू द थिंग्स आउटसाइड द ट्रेन। अगर स्टेशन पे कोई आदमी खड़ा हुआ है और वो देख रहा है ट्रेन को मूव करते हुए, तो उसको यही लगेगा कि ट्रेन के अंदर मौजूद हर चीज मूव कर रही है, यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन दोनों के अंदर इंक्लूड होगा, तभी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेन के अंदर आदमी है कि वो रेस्ट पोजीशन में है विद रिस्पेक्ट टू द अदर पैसेंजर्स, लेकिन जो ट्रेन से बाहर आदमी मौजूद है उसको यही लगेगा कि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ वो शख्स भी मूव कर रहा है। उसके बाद सबसे पहली डेफिनेशन आती है डिस्टेंस की। डिस्टेंस को डिफाइन किया जा सकता है कि द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती। बेशक आप कोई से दो पॉइंट्स का कोई भी पाथ ले लें और उसको आप सेपरेट करें तो सेपरेशन डिस्टेंस कहलाएगी। डिस्टेंस में क्योंकि डेफिनेशन में आपको लगा होगा कि यहाँ पे कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये स्केलर वैल्यू है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि ये एक सेपरेशन है, एक लेंथ है, इसका यूनिट मीटर है, और डायमेंशन क्योंकि मीटर को एक लेंथ के तौर पे लिया जाता है, तो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज एल। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, हम कह सकते हैं ये एक स्केलर वैल्यू है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे हमने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए और दूसरे को पॉइंट बी कहा। इनके दरमियान में एक इर्रेगुलर सा पाथ है, ये इर्रेगुलर सा पाथ डिस्टेंस कहलाता है। इसकी ना तो कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है ना कोई स्पेसिफिक शेप है। डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट। अगर हम उसी डिस्टेंस का एक शॉर्टेस्ट पाथ, एक इजीएस्ट वे निकालें ए से बी तक जाने के लिए, तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के दरमियान में जो चेंजिंग आ रही है पोजीशन के अंदर, विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात हो रही है इसके अंदर, दैट मीन कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी एक लेंथ ही, तो इसका यूनिट मीटर होगा। इसको डी और उसके ऊपर वेक्टर का निशान यानी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर का निशान डालना बहुत जरूरी है, जबकि डिस्टेंस को हम सिर्फ एस से या डी से डिनोट करते हैं। डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो एल। ये एक सिमिलैरिटी आ गई है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि इनका यूनिट भी मीटर होता है दोनों का, और इन दोनों की डायमेंशन एल होती है। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है जो दो पॉइंट्स पे मूव कर रही है, एक कर्व डायरेक्शन में मूव कर रही है। Position vector of point A is R1 while position vector of point B is R2। यहाँ पे एक ग्राफ की शक्ल में हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। हमने इनकी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर ली है, जिसमें पोजीशन वेक्टर जो A का है वो है R1 और B का R2। बॉडी ट्रैवल कर रही है A से B की तरफ। ये जो एरोहेड आपको नजर आ रहा है ये शॉर्टेस्ट वे है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और एक कर्व पाथ है इसका A से B तक। ये कर्व पाथ बिल्कुल भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ये एक लॉन्गेस्ट वे है A से B की तरफ जाने का। इसको हम डिस्टेंस तो कह सकते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। अगर हम इसको देखें, आपके पास A पोजीशन का पोजीशन वेक्टर R1 है जबकि पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर R2 है। तो यहाँ पे हमारे पास हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो डिस्प्लेसमेंट होगा विच इज R2 माइनस
r1 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल में से माइनस इनिशियल पॉइंट यानी r2 में से r1 पॉइंट निकालने से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है और वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट वे में है तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट बेसिकली वही डिस्टेंस है जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो। द टर्म डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू द डिस्टेंस मूव्ड इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन। डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट डायरेक्शन में तो उसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस की वेक्टर फॉर्म डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस है जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो। उसके बाद एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए ये हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या कुछ केसेस में हम कह सकते हैं दे माइट बी इक्वल टू ईच अदर, पर डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है। ए से बी की तरफ जाने के लिए दो पाथ हैं, एक ब्लू और एक मैरून। यहाँ पे ब्लू पाथ बहुत इरेगुलर सा पाथ है, लॉन्गेस्ट वे है, इसको हम डिस्टेंस कह सकते हैं विच डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर हम इस लाइन की बात करें विच इज डिस्प्लेसमेंट, तो ए से बी की तरफ जाने के लिए ये एक शॉर्टेस्ट वे है जो यहाँ पे इजीली हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ पहुंचा देगा। तो यहाँ पे अब हम कुछ डिफरेंस देखते हैं कि इनके डिफरेंस क्या है डिस्टेंस के। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी व्हाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू अ फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, कोई भी पाथ कोई भी लेंथ जो किसी भी इरेगुलर वे में कवर की जा रही है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके लिए शॉर्टेस्ट होना जरूरी है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उसके बाद डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। थर्ड पॉइंट पे डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस के अंदर हम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ये जरूरी नहीं है, कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान में सेपरेशन आप निकाल सकते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जरूरी है कि हम हमेशा फाइनल में से ही इनिशियल करें। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इस पॉइंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मल्टी डायरेक्शन की तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ से मूव करता हुआ उसने डिस्टेंस कवर किया। तो हम क्या करेंगे, उसका टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, जितनी भी डायरेक्शंस में उसने डिस्टेंस कवर किया है उन सबको हम सम अप कर सकते हैं। लेकिन ये काम डिस्प्लेसमेंट में नहीं हो सकता। क्यों? द नेट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम एक वक्त में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हम किसी भी मल्टी डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट की जो मल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम उसको कभी भी सिंपली मेथड से उसको सम नहीं कर सकते। हम उसे डिफरेंट डायरेक्शंस में पहले सम करेंगे, उसके बाद उसका नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। फिफ्थ पॉइंट है देयर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड व्हेनेवर देयर इज अ मोशन। जब भी कोई चीज मूव करती है डिस्टेंस कवर होगा ही होगा। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है, पॉइंट नंबर 5 डिस्प्लेसमेंट का ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इफ द बॉडी कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। यानी एक ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पोजीशन जहां से उसकी शुरू हुई, एंडिंग उसकी वहीं पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट ये जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं होगा। उसके बाद है हमारा टॉपिक वेलोसिटी। सबसे पहले डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसके अंदर एक डायरेक्शन होनी जरूरी है। अगर आप उसको टाइम से डिवाइड कर दें विच इज रेट ऑफ चेंज, तो वो वेलोसिटी बन गया।
यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आ जाएगा इसका फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि टाइम एक स्केलर वैल्यू है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट था मीटर, जबकि टाइम का सेकंड, तो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है LT-1। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, यानी मीटर की डायमेंशन आप ले सकते हो लेंथ में L में, और पर सेकंड है तो आप उसको पर टाइम से ले सकते हैं। उसके बाद वेलोसिटी के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं स्पीड का। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कही जा सकती है, या हम कह सकते हैं स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। दूसरी बात क्या होगी कि वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है, तो स्पीड क्या है, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डिस्टेंस की वजह से आपको मिल रही है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर वैल्यू है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड क्या है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। जिस तरह डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस था, उसी तरह वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम स्पीड से ले सकते हैं। यानी वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम चीजें होंगी अगर उसमें डायरेक्शन शामिल ना की जाए तो। उसके बाद इट डजंट हैव अ डायरेक्शन, जाहिर बात है स्केलर वैल्यू है। 4 पॉइंट हायर स्पीड मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करती, तो हम यही कह सकते हैं कि वो ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है। उसके बाद वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कब होती है, जब टोटल हम डिस्प्लेसमेंट लें इन टोटल टाइम, तब हमारे पास वेलोसिटी एवरेज होगी। इसमें आप ये बात याद रखें कि एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दो पॉइंट के दरमियान में जो मोशन होता है, एवरेज वेलोसिटी हमें वो नहीं बताती, ना ही ये हमें पाथ के बारे में बताती है कि पाथ वेरिएबल है या एक जैसा है। ये जस्ट एवरेज पॉइंट हमें बताती है, यानी जितना भी इस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है जितने टाइम में, ये सिर्फ हमें उसकी कैलकुलेशन देगी। जैसे एक बॉल जो है वो बहुत दफ़ा बाउंस होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे अगर वापस आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी उसकी एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी। उसके बाद है कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी इसको कहा जा सकता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, तो इससे ये अंदाजा आप लगा लें कि यहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात हो रही है। उसके बाद इसकी ऑपोजिट एक वेलोसिटी होती है विच इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या उसको वेरिएबल वेलोसिटी भी कहा जाता है। अब इसके लिए क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, इफ अ बॉडी does not cover equal displacement in equal interval of time। उसके बाद है instantaneous velocity। इंस्टेंट का मतलब होता है किसी भी एक लम्हे की वेलोसिटी, यानी आप एक बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, उसको किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी उसकी कैलकुलेट करें तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी, यानी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी एक लम्हे में बहुत शॉर्टेस्ट वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी को लिमिटेड वेलोसिटी भी कहा जाता है, क्योंकि आप ये इतने शॉर्ट टाइम में इतने ऑलमोस्ट डेल टी अप्रोचेस टू 0 होता है, जब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो वो वेलोसिटी जो एक इंस्टेंट की वेलोसिटी है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की, उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। फॉर्मूला इसका क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद फॉर्मूला, क्योंकि ये एक लिमिटेड वेलोसिटी है तो इसके फॉर्मूले में लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 आता है, जिसका मतलब ये कि टाइम इतना कम है कि अप्रोचेस टू 0 है और आप उस पॉइंट पे वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हो। स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इफ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर सेम। यानी अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है तो
उसकी उस मूवमेंट के दौरान अगर आप उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करें या उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो तीनों की वैल्यू सेम आएगी। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि एक बॉडी ऐसी है जिसकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया और उस ग्राफ की मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं कि कैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम आएंगी। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस कुछ इस तरह से यूनिफॉर्म है कि वो 22 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकंड में, फिर अगले सेकंड में 44 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसके बाद अगले सेकंड में 66 और उसके बाद उससे अगले सेकंड में 88 मीटर डिस्टेंस कर रहा है। इस ग्राफ को ये देख के लग रहा है कि ये एक लीनियर ग्राफ है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, यानी वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर हम इस ग्राफ की मदद से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा, वो क्या था? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। यहाँ पे आप देखें कि पहले 22 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में, फिर 44, यानी अगेन आप इन दोनों के दरमियान में देखें तो 22 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगेन 22 मीटर डिस्टेंस कवर किया अगले सेकंड में। तो हम अगर इन चार डिस्टेंस को 22 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 22 मीटर और प्लस 22 मीटर लिख के 4 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर 22 मीटर पर सेकेंड आता है, यानी एवरेज वेलोसिटी की क्या निकली? 22 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसी ग्राफ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी एक पॉइंट पे उस बॉडी की वेलोसिटी, आप इनमें से कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लें, सपोज ये पॉइंट सिलेक्ट कर लें तो 22 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास आंसर क्या आएगा? 22। अगर आप ये पॉइंट सिलेक्ट कर लें तो 44 डिवाइडेड बाय 2, यानी आपके पास हर सिचुएशन में हर पॉइंट पे आंसर 22 ही आएगा। तो ये एक एग्जांपल इस चीज का प्रूव है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी सेम 22 मीटर पर सेकेंड, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी 22 ही आएगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सेलरेशन का। जिस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बन जाता है, उसी तरह टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन बन जाएगा। यानी यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो वेलोसिटी की टर्म बन गई थी। यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन तब बनेगा जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी इसको हम फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकेंड और टाइम इसके अंदर एक और डिवीजन में आ गया तो मीटर पर सेकेंड या इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहा जाता है। उसके बाद डायमेंशन क्या होगी? एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2। अब ये कैसे बनी? मीटर से डायमेंशन लेंथ L और पर सेकेंड है तो यहाँ पे टाइम इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला जो आपको नजर आ रहा है, इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं? वेलोसिटी के अंदर अगर चेंज आ रहा है आपके पास तो वो Vf माइनस Vi आ रहा है, क्योंकि हम फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू डिस्कस करते हैं, और टाइम के अंदर चेंज आ रहा है यानी फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हम इसको इस इक्वेशन के अंदर इंक्लूड कर लें तो हमारे पास Vf माइनस Vi और ये इक्वेशन आ गई। इसमें हम कह सकते हैं कि आपके पास Tf माइनस Ti यानी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। टाइम कभी भी हम नेगेटिव नहीं ले सकते, टाइम हमेशा गुजरता है, हम बाद वाले टाइम में से पहले वाले टाइम को माइनस करते हैं। तो ये
हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो हम ये कहते हैं कि टोटल टाइम हमारे पास t है प्लस t है, देन कॉल इट elapsed टाइम। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आ गई, tf माइनस ti की बजाय हमने t ले लिया। यानी ये आपको इस चीज के बारे में बता रही है कि वेलोसिटी का फाइनल माइनस इनिशियल, उसका डिवाइड हो जाना टाइम पे एक्सेलरेशन कहलाता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है जो 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी उसकी, और 60 मीटर पर सेकंड तक गई 13 सेकंड के अंदर। यानी यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज कितना आया, पहले 0 था, फिर 60, 13 सेकंड के अंदर। तो हम क्या कहेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। ये आपके पास डेल वी है, 60 था फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल थी 0, टाइम था 13। तो आपके पास 4.62 मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, जिस तरह एवरेज वेलोसिटी में हमने पढ़ा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, इसी तरह एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। फॉर्मूले में ए के साथ एवरेज ये लिखना जरूरी होता है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, जिस तरह वेलोसिटी था कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, इसी तरह एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये भी एक लिमिटेड वैल्यू है। आप किसी भी मूविंग बॉडी में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल एक लम्हे में अगर आप उसको एक्सेलरेशन को फाइंड कर रहे हो तो वो लिमिटेड एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगी। इसलिए इसके फॉर्मूले में लिमिट यानी डेल टी अप्रोचेस टू 0 ये लिखना लाजमी होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, इफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी टाइम भी एक जैसा चेंज हो रहा है और वेलोसिटी में भी एक जैसा चेंज आ रहा हो, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे किसी चीज की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो वो सेम इंटरवल के साथ वो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं। इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर टाइम के मुताबिक, टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में चेंज एक जैसा न आ रहा हो, जैसे एक दफा वेलोसिटी बढ़ गई अगली दफा थोड़ी सी कम हो गई, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन कहेंगे। इसके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम। जैसे हमने पहले वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, सेम वही थ्योरी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझने के लिए भी इसमें भी लगा सकते हैं कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो उसको किसी भी पॉइंट पे अगर आप उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालो या ओवरऑल एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, ये वैल्यू सेम आएंगी। उसके बाद पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, यानी आप एक गाड़ी रोड पे चला रहे हो तो आप उसकी स्पीड को, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो, तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। और इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मोशन की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। उसके बाद है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन that acceleration is called a negative acceleration। इसको रिटार्डेशन भी कहा जाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक गाड़ी एक लेवल रोड पे ट्रैवल कर रही है और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप उसकी स्पीड को कम करते जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, जिसकी डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। उसके बाद एक एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में पार्ट आप देखें, एक गाड़ी उसको स्लो डाउन किया जा रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी को कम किया जा रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सेकेंड पार्ट इसका ये बताता है कि यहाँ पे आप एक लेवल रोड पे जो गाड़ी है उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, स्पीड को बढ़ाने से एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। उसके बाद थर्ड फिगर में ये चीज देखने में आ रही है कि यहाँ पे गाड़ी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है, यानी वेलोसिटी पहले इस तरफ मूव कर रहा था तो अब ये गाड़ी इस तरफ मूव कर रही है। इसका मतलब है वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब अगर आप स्पीड को कम करेंगे या वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि स्लो डाउन हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। उसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें कि सेम स्पीड में जाते हुए अगर आप स्पीड ज्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव थी तो एक्सेलरेशन उसी की डायरेक्शन में होगा, यानी वो भी नेगेटिव ही होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले डेफिनेशन, एक्सेलरेशन विच इज गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में आपने सुना होगा कि ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी जमीन का अपनी तरफ खींचना ग्रेविटी कहलाता है, और वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। यूनिट इसका क्योंकि एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कभी भी स्केलर नहीं हो सकता, which means it has both the magnitude and the direction. It has a standard value on the surface of Earth which is 9.8 meter per second. Acceleration due to gravity की बेस्ट एग्जाम्पल हम एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट से भी ले सकते हैं। उसके अलावा हम इसको रिप्रेजेंट G से करते हैं, इसका सिंबल G है, और हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के थ्रू इसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है, या न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो इसको एक्सप्लेन ज्यादा अच्छे तरीके से करेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात मैं कर लेती हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि एक बॉल जिसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, यानी ऊपर उसको फेंका जा रहा है। जब भी हम किसी बॉल को ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उस स्पीड हमेशा कम होती जाती है और वो बॉल बिल्कुल हाइट पे जाके बिल्कुल स्पीड उसकी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और उसके बाद जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो फिर उसकी एक्सेलरेशन जो उसके अंदर प्रोड्यूस होगी वो ग्रेविटी की वजह से होगी। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट था, एक बॉल का ऊपर से नीचे आना, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हुआ। स्टूडेंट्स, टॉपिक तो यहाँ पे हो गया है कंप्लीट, इसको एक दफा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था काइनेमैटिक्स के बारे में। काइनेमैटिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस व्हिच कॉजेस द मोशन। उसके बाद हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा। डिस्टेंस क्या है? सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। उसके बाद हमने पढ़ा स्पीड के बारे में। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहें तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। उसके बाद वेलोसिटी की कुछ टाइप जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। और उसके बाद टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन की कुछ काइंड्स जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज।